हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम यूपी का जो 2024 और 25 का बजट है वो पूरा इन डेप्थ डिटेल में देखेंगे। केंद्र का भी इस बार बजट आया है। चूंकि ये अंतरिम बजट था तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको बताएंगे कि अंतरिम बजट क्या होता है और लेखानुदान क्या होता है। आज की क्लास ना सिर्फ आपके बीपीओ मेंस एग्जाम के लिए, यूपी पीसीएस का आप प्री दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बजट से रिलेटेड कोई भी अवधारणा आएगी तो यहाँ से जो क्लियर हो जाएगा वो हर जगह काम आएगा। बहुत इन डेप्थ हर चीज़ पे बात करेंगे वन बाई वन करके। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। उसके पहले जो भी नए स्टूडेंट हैं, अगर आप बीपीओ मेंस की तैयारी कर रहे हो तो हर सब्जेक्ट की, पंचायती राज की भी सारी क्लासेज अलग से एक प्ले लिस्ट बना के डाल दी गई है, कंप्यूटर की भी सारी क्लासेज हैं और यूपी स्पेशल है। आप उनको देख सकते हो तरीके से और अपनी तैयारी पूर्ण कर सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। किसने ये पेश किया? वित्त मंत्री थे सुरेश खन्ना। यही पिछले 7 8 9 सालों से बजट पेश कर रहे हैं, यही वित्त मंत्री हैं, तो इन्होंने फिर से पेश किया है। अब एक्चुअली बजट होता क्या है, तो आप लोग थोड़ा सा अपने घर पे चले जाओ। जैसे घर पे होते हैं ना, किसी चीज का बजट बना रहे हो, तो बजट का सिंपल सा मतलब होता आय और व्यय, इसका लेखा जोखा। ठीक है। गवर्नमेंट के परिप्रेक्ष्य में बजट क्या होता है? प्राप्तियां। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपकी आय ही हो, कुछ उधार भी लेते हो आप। ठीक है। तो जो कुल प्राप्तियां हैं उसमें से क्या होता है? आपका कर राजस्व से प्राप्तियां होती हैं, गैर कर राजस्व प्राप्तियां होती हैं, प्लस उधार। ये सारा मिला के हो जाता है आपका क्या? प्राप्तियां। ठीक है। और इसके बाद कुल व्यय, इसका जो लेखा जोखा होता है गवर्नमेंट को पब्लिक के सामने, संसद के सामने रखना पड़ता है, तभी वो पैसा निकाल सकती है भारत की संचित निधि से। और इसको ही क्या बोला जाता है? बजट। चूंकि आपके संविधान में बजट शब्द का कोई भी जिक्र नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 112 है जिसमें केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है। इसे ही बजट बोला जाता है। बजट मैंने बता दिया कि वर्ष भर का क्या है? आय एवं व्यय का लेखा जोखा होता है। अब इसे कौन तैयार करता है? तो देखो, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सारे विभाग होते हैं। अब तो कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भी इसके अंतर्गत आ गया। इसके बाद राजस्व विभाग अलग होता है, वित्त विभाग अलग होता है। तो इसी के अंतर्गत जो आर्थिक मामलों का विभाग होता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, अब इस विभाग के अंदर अलग अलग डेस्क होती हैं। तो एक प्रभाग होता है या डेस्क होती है बजट प्रभाग। यही प्रभाग क्या करता है? बजट का निर्माण करता है। अब बजट के अंदर कौन कौन से घटक होते हैं? तो जैसे मैंने पहले बताया कि एक होता है प्राप्तियां, दूसरा होता है व्यय। तो प्राप्तियां में कहाँ कहाँ से आप प्राप्त कर रहे हो, फिर उसको कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो, ये तो नॉर्मल हो गया। कई बार क्या होता है? प्राप्तियां कम होती हैं, आप बजट में व्यय का प्रावधान ज़्यादा कर देते हो, प्राप्तियां कम कर देते हो। ये विकसित देशों की अवधारणा है, मंदी से बाहर निकालने में ये फायदा करती है। और जो प्राप्तियां कम होती हैं तो जो अंतर होता है वो होता है बजट घाटा। इस बार के यूपी के बजट में आप देखोगे कि ये घाटे का बजट है। विकसित देश जितने भी होते हैं वो बजट घाटे का बनाते हैं। इसका फायदा होता है, आगे चल के बताएंगे। ठीक है। तो घाटे का बजट अब आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे अलग घाटे होते हैं, इसको बजट घाटा को आप राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा से बिल्कुल मत मिला लेना, उसकी परिभाषा आगे चल के बताएंगे, वो अलग चीज़ है। बजट घाटा है कि जितनी आपकी किसी भी तरीके से प्राप्तियां हो रही हैं वो प्राप्तियां आपकी व्यय से क्या हो? कम हो, तो ये घाटे का बजट होता है। अब आते हैं पूंजीगत व्यय में। जहां पे भी पूंजीगत शब्द का यूज हो, चाहे वो व्यय का यूज हो और चाहे वो प्राप्ति का यूज हो, तो आपको क्या देखना है? पूंजीगत आ गया तो दो चीजें देखनी, एक तो देखनी संपत्ति। संपत्ति मतलब टिकाऊ। जैसे सड़क बना रहे हो, बिजली घर बना रहे हो, स्वास्थ्य केंद्र बना रहे हो, शिक्षा के विद्यालय बना रहे हो, ये क्या होती हैं? टिकाऊ संपत्तियां होती हैं। गवर्नमेंट ने कहीं जमीन खरीदी तो टिकाऊ संपत्ति। और दूसरा देनदारी। इसमें अगर चेंजेज आ रहे हैं तो यही क्या है? पूंजीगत। अब चेंजेस कैसे आ रहे हैं? जैसे संपत्ति बढ़ रही है और देनदारी कम हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? पूंजीगत आपका व्यय हो जाएगा। पूंजीगत प्राप्ति करनी है तो टिकाऊ संपत्ति कम होगी, क्योंकि प्राप्ति करनी है तो आप इसको बेचोगे। ठीक है। तो टिकाऊ संपत्ति कम होगी और देनदारी आपकी बढ़ेगी। तो प्राप्तियां में ये चीजें क्या हो जाएंगी? एक कम होगी एक बढ़ेगी, यहाँ पे भी एक कम होगी एक बढ़ेगी। ठीक है। तो इन चीजों पे अंतर हो रहा है अगर,
तो आप समझ जाना ये पूंजीगत की बात हो रही केवल दो चीज़ों की, और बाकी सारा चीज़ राजस्व में आ जाएगा। तो पूंजीगत व्यय क्या है? इसका उपयोग टिकाऊ संपत्ति का निर्माण करने या देनदारियों को कम करने हेतु किया जाता है। अब आते हैं राजस्व व्यय क्या है। तो राजस्व का ऐसे समझ लो, जो आपके रोजमर्रा के खर्चे होते हैं ना, वो होते हैं राजस्व व्यय। तो जो आपके खर्चे हैं, देश के भी खर्चे होते होंगे। तो देश के खर्चे कहाँ होते हैं? कुछ निर्माण कार्य हो रहा है तो मजदूरी देते हैं, वेतन देते हैं, सब्सिडी देते हैं, पेंशन देते हैं, ब्याज भुगतान। देखो, एक होता है लोन लेना, तो जो आप लोन लेते हो वो आ जाता है पूंजीगत में, लेकिन लोन पे जो ब्याज देते हो वो आ जाता है राजस्व में। ये कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा। आपका यूपीएससी के टीचर के पास भी चले जाओगे ना, तो इतना इन डेप्थ कोई नहीं एक्सप्लेन करके एक एक चीज बता देगा कि यहाँ से समझ बन जाए। ठीक है। तो पूंजीगत में क्या आ जाएगा? आपने ब्याज लिया, ब्याज अगर आपने लोन लिया कहीं से, तो लोन लेने पे क्या होगा कि आपकी देनदारी क्या होगी? बढ़ गई अब, तो ये पूंजीगत हो गया। लेकिन इस पे जो ब्याज चुका रहे हो ना, वो राजस्व व्यय होगा। अब आते हैं बजट के चरण। बजट के कुल 6 चरण होते हैं जो संसद में आते हैं। ठीक है। संसद में बजट कितने चरण में पूरा पास होता है उसकी बात हो रही। तो सबसे पहले बजट पेश किया जाता है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही किया जाएगा। क्यों पूर्वानुमति से किया जाए? वैसे बजट पेश करने के पूर्वानुमति की जरूरत नहीं है, लेकिन बजट के अंदर आपके क्या होते हैं? एक धन विधेयक होते हैं, जैसे एक प्रकार का विनियोग विधेयक बोलो, तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश करोगे। प्लस बजट के अंदर एक वित्त विधेयक होता है ए टाइप का। तो बाकी वित्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जरूरत नहीं है, लेकिन वित्त विधेयक जो ए टाइप का होगा इसके लिए जरूरत होती है। ठीक है। फिर आम चर्चा होगी, सब लोग इस पर चर्चा करेंगे। विभागीय समितियों द्वारा फिर इसकी जांच होगी। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, तो डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग बजट की व्यवस्था की गई होगी। तो जो डिपार्टमेंटल समितियां होती हैं, आपने पढ़ा होगा, वो इसकी जांच करेंगी। फिर इसमें हर एक अनुदान पे मांग होगी। एक मांग रखी जाएगी कि इस योजना के लिए या इस चीज पे व्यय करने के लिए इतनी मांग है, तो हर एक मांगों पे मतदान हो जाएगा। अब ये सारा काम हो गया, इसके बाद मेन काम होता है। यहाँ पे क्या हो गया? आपका बजट पेश हो गया, बजट पास हो गया। केवल बजट पास होने से कुछ नहीं होता है। आप भारत की संचित निधि से पैसा तभी निकाल सकते हो जब ये विधेयक आपका पास हो जाए, जिसे बोला जाता है विनियोग विधेयक। तो इस विधेयक को क्या करना होता है? पास कराना होता है। तो बजट पास होने के जस्ट बाद विनियोग विधेयक पास होता है। फिर एक काम और होता है, आपको पता हो कि बजट में क्या होता है? आपका टैक्स लगाए जाते हैं, नए टैक्स लगाए जाते हैं, टैक्स दरें बढ़ाई जाती हैं, कम की जाती हैं। तो टैक्सेस में जो चेंज आते हैं, इनको जमीन पर उतारने के लिए एक वित्त विधेयक लाया जाता है। जब ये पास होता है तो टैक्सेस क्या होते हैं? लागू होते हैं। तो दो विधेयक और पास करने पड़ते हैं बजट पास होने के बाद, तब ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब आते हैं, अब ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल। थोड़ा सा और बजट में आ जाते हैं। बजट में कुछ घाटे तो बता दिए मैंने, कौन कौन से? पूंजीगत बता दिए। पूंजीगत घाटे में क्या होता है? घाटा क्या होता है पहले तो ये समझो। एक तो बजट घाटा बता दिया कि प्राप्तियां क्या हो आपकी? कम हो और व्यय ज्यादा हो। दूसरा घाटा होता है राजस्व घाटा। राजस्व घाटे में क्या होता है? जो प्राप्तियां होती हैं, तो प्राप्तियां में आप क्या करते हो? एक तो आपका खुद का कर, जो कमाई है, आय है, वो हो गई, चाहे वो कर लगा के की हो आपने, चाहे जुर्माना लगा के की हो, चाहे आपकी जो पीएस गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर यूनिट है उनसे कमाई आई हो, टोटल आय ये हो गई। इसमें प्लस होता है आपका लोन, जो गवर्नमेंट लोन लेती है। तो टोटल जो उधारियां होती हैं वही क्या होता है? राजस्व घाटा। कुल प्राप्तियों में से जो आपकी क्या होती हैं? लोन होता है टोटल, वो राजस्व घाटा नहीं, राजकोषीय घाटा, सॉरी, वो क्या होता है आपका? राजकोषीय घाटा। कुल उधारियां इज इक्वल टू राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा क्या होता है? इसमें से जो आपका ये वेतन वगैरह राजस्व व्यय के लिए जो उधारियां ली जाती हैं, ठीक है, वो क्या हो गई आपकी? राजस्व घाटा। वो हो गया आपका राजस्व घाटा। अब आगे चलते हैं, दो घाटे हो गए। अगला घाटा क्या होता है आपका? अगला घाटा होता है प्राथमिक घाटा, प्राइमरी घाटा। प्राइमरी घाटा क्या होता है? सरकार ने इसके पहले भी लोन ले रखा है, आपको पता होगा 18% तो आपकी किस्त जाती है लोन के ब्याज चुकाने में। तो जो पहले लोन ले रखा है उस पर एक ब्याज की किस्त जाती है जो बजट में ऐड होती है।
अगर इस किस्त को हटा दो तो बचा हुआ घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा होता है। एक और घाटा का जिक्र होता है, वो होता है आपका क्या? मौद्रिक घाटा। ये घाटा पहले हुआ करता था, अब नहीं होता है। मौद्रिक घाटा में क्या होता है आपका कि अगर सरकार खुद पैसे छापे, पैसे छापने का बताता हूं किस तरीके से सरकार कौन कौन से उस पर पैसा छाप सकती है। किस किस बेस पे सरकार पैसा छाप सकती है? तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम MRS प्रणाली पे क्या होता है? MRS प्रणाली से पैसा छपता है। MRS प्रणाली में क्या होता है? कम से कम नहीं तो 200 करोड़ रुपए रिजर्व में रखे जाएंगे। अब रुपए किस उसमें रखे जाएंगे? 115 करोड़ का सोना प्लस बाकी के बचे हुए में क्या रखना होता है रिजर्व बैंक को? या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट की प्रतिभूतियां होती हैं, या आपका फॉरेक्स रिजर्व होता है। फॉरेक्स रिजर्व तो सबको पता है, विदेशी मुद्रा। तो विदेशी मुद्रा जब बढ़ जाती है तब तो रिजर्व बैंक पैसा छापता है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज क्या है? गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड बना के दे दिया कि इतने पैसे छापो। अब उससे वो देश में कहीं पैसा आया तो है नहीं है, कुछ बना नहीं, वो छाप देता है रिजर्व बैंक। इससे महंगाई बढ़ जाती थी। प्लस जो जनता का पैसा होता था वो सरकार के पास ट्रांसफर हो जाता था एक हिसाब से। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा अंदरूनी वो मत समझो, इतना समझो, इसको बोलते थे घाटे का वित्तीयन। ये बंद कर दिया कि गवर्नमेंट जो अपनी प्रतिभूतियां रख के, सिक्योरिटी रख के पैसा छपवाती थी, वो पिछले 15-20 साल से बंद कर रखा है। तो मौद्रिक घाटा अब देश में नहीं होता है। अगला एक घाटा होता है प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? इस घाटे में सरकार क्या होती है? केंद्र सरकार राज्यों को लोन देती है। जब केंद्र सरकार राज्यों को लोन देगी तो ये क्या कहलाता है? राजस्व घाटा। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि अगर राज्यों ने वो पैसा पूंजीगत पूंजीगत संपत्तियों पे खर्च कर दिया, राज्यों ने वो पैसा क्या पूंजीगत संपत्तियों पे खर्च अगर कर दिया, तो ये माना जाता है कि ये राजस्व घाटा तो है लेकिन ये प्रभावी नहीं है। तो जो राज्यों ने व्यय पूंजीगत संपत्तियों पर खर्च करने में किया उसको हटा के जो भी राजस्व घाटा होता है उसे बोला जाता है प्रभावी राजस्व घाटा। जितने भी बजट के टर्म हैं सारे एक्सप्लेन हो गए। एक होता है जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग क्या होता है? जेंडर से समझ में आ गया होगा, लैंगिक असमानता बहुत है। जो जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें शायद इस बार इंडिया की रैंक 127 है। ठीक है, तो जेंडर गैप जो इंडेक्स है आपका GGP, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसमें क्या है, इंडिया की रैंक काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई है। तो इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए बजट में जो स्पेशल प्रावधान किए जाते हैं, स्पेशल उनके लिए पैसा दिया जाता है, उसी को बोला जाता है जेंडर बजटिंग। ठीक है, अब आते हैं मेन फैक्चुअल। राज्य बजट, जो राज्य का बजट है वो क्या है? अनुच्छेद 202। केंद्र का क्या था? 112। यूपी बजट 5 फरवरी 2024 को विधानसभा में पेश किया गया। बजट भाषण के सारे प्रमुख बिंदु, मतलब जो बजट भाषण दिया था उसी से बता रहे हैं, तो इसमें सारी चीज़ें आपकी एकदम जो ऑथेंटिक हैं बोली गई हैं। ठीक है, प्रदेश में पहले तो उपलब्धियां जान लो, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो प्रदेश में MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, इसकी 96 लाख इकाइयाँ हैं इस टाइम पे। फिर अगली उपलब्धि क्या थी? 6 करोड़ लोगों को इन्होंने गरीबी से बाहर निकाला है जब से ये गवर्नमेंट आई है। और बेरोजगारी दर इस टाइम प्रदेश में 2.4% है बजट भाषण के अनुसार। तो यही गवर्नमेंट का तथ्य है, ये आपको मानना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा तो ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इसने सेमी कंडक्टर नीति को मंजूरी दी है, जिससे देश में सेमी कंडक्टर लगाने वाली फैक्ट्रियां आए प्रदेश में। और जब वो आएंगी तो क्या होगा? FDI यहाँ पे बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा और बेरोजगारी कम होगी। ठीक है, और यूपी क्या है? इसका देश का ऐसा चौथा राज्य है जिसने ये नीति लागू की है। लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पे एक एरो सिटी बनेगी 1500 एकड़ में। यहाँ पे तो ये भी था 7 स्टार एक होटल भी बनेगा इसके एरो सिटी के अंदर। तो काफ़ी सुविधाएं रहेंगी। आगे चलते हैं। प्रदेश सरकार ने हैदराबाद में फार्मा कॉन्क्लेव का आयोजन किया। फार्मा मतलब समझते हो? मेडिसिन, मेडिसिन बनाने वाली, दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियों के लिए इन्होंने फार्मा कॉन्क्लेव का आयोजन किया। ये सारी उपलब्धियां हैं। अभी बजट के बिंदु आएंगे
कि बजट कितने का है, राजकोषीय घाटा कितना है, राजस्व घाटा कितना है, क्या नहीं है, वो पूरी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब आते हैं, एक होता है आपका विंग्स इंडिया। विंग्स मतलब पंख। तो ये किसके लिए हो गया? जो प्लेन वगैरह है, एयर सेक्टर है, इससे रिलेटेड एक अवार्ड होता है विंग्स इंडिया अवार्ड। ये 2024 का जो अवार्ड हुआ उसमें यूपी को स्टेट चैंपियन इन एविएशन अवार्ड मिला है। बजट के लिए जैसे मोदी जी बोलते हैं, अभी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, जातिगत जनगणना वगैरह ये वो, तो मोदी जी ने एक टाइम निकाला कि देश में 4 ही जातियां हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब। तो इन्होंने भी बजट इन्हीं 4 जातियों को समर्पित किया है। आगे आ जाते हैं। दिसंबर 2023 तक जो पीएम किसान सम्मान निधि होती है, उसके तहत यूपी में 63,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से किसानों को भेजे गए। इसमें यूपी फर्स्ट पे है, सबसे ज़्यादा किसान यूपी के रजिस्टर्ड हैं और यहाँ तक कि शायद 25% सम्मान निधि का पैसा यूपी के किसानों को जाता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ नया क्या हुआ है बजट में। निराश्रित महिला पेंशन की राशि, ऐसी महिला जो निराश्रित है, जिसका कोई वो जैसे हस्बैंड नहीं हो और कोई फैमिली मेंबर्स नहीं है, तो उसकी राशि 500 रुपये थी पहले, अब ये बढ़ा के 1,000 प्रतिमाह कर दी गई। राष्ट्रीय युवा उत्सव कहाँ मनाया गया था? ये कर्नाटक में। राष्ट्रीय उत्सव है तो पूरे राज्य भाग लेते हैं। इसमें यूपी की जो लोकगीत टीम है उसने स्वर्ण पदक जीता था। अब आते हैं, मनरेगा के अंतर्गत 33 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया। मानव दिवस सृजन क्या होता है, मैंडे क्या होता है? तो कभी भी किसी ने पढ़ा होगा कि जब आप बेरोजगारी मापते हो, करंट वीकली स्टेटस, करंट डेली स्टेटस, है ना, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, इन पे जब आप बेरोजगारी मापते हो तो ऐसा माना जाता है कि 1 आवर से अगर किसी को कम कम मिला है, लेस देन 1 आवर काम मिला है एक सप्ताह के अंदर, तो ये माना जाता है जीरो मैंडे हुए। अगर 1 से 4 घंटे तक उसे काम मिला है तो माना जाता है हाफ मैंडे हुआ। और 4 आवर से ऊपर अगर किसी व्यक्ति को उस दिन काम मिला है तो एक मैंडे गिना जाता है। तो इस प्रकार से मानव दिवस कैसे होता है, 4 घंटे से ज़्यादा किसी व्यक्ति ने एक दिन में काम किया है तो एक मानव दिवस उसे गिन लिया जाता है। तो यूपी में ये लक्ष्य रखा गया कि 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा 2024-25 में। अब आते हैं वृद्धावस्था पेंशन। जो वृद्धावस्था पेंशन है वो भी 1,000 प्रतिमाह दी जाती है। आंकड़े ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जो भी बीपीओ या अदर एग्जाम आप यूपी पीसीएस का मेंस लिखोगे, पूरा आपके कम से कम नहीं तो जो आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे, सामाजिक विकास से आएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन में ये पूरा डेटा आपका काम करेगा। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, सामूहिक विवाह होता है, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक जोड़े पे 51,000 रुपये का अनुदान सरकार देती है, खर्च करती है। पीएम जनधन के तहत देश में सबसे ज़्यादा 9 करोड़ खाते खोले गए, फर्स्ट पे है यूपी। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत 5.54 नामांकन हुए, इसमें भी यूपी फर्स्ट पर है। ध्यान रखना ये रैंकिंग। अगला है पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, 1.90 करोड़ नामांकन हुए, यूपी इसमें दूसरे नंबर पे। अटल पेंशन योजना के तहत फर्स्ट पर है। यूपी में टोटल 5 इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं। ठीक है, 4 चालू हो गए, चौथा चालू कब हुआ था? अभी हाल ही में मोदी जी ने उद्घाटन किया था। क्या नाम है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या में है, ये सबको पता होना चाहिए। और 5वां चालू होगा आपका जेवर में, ये एशिया का सबसे बड़ा होगा, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, तो काफ़ी कुछ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 5वां होगा। अब इन्होंने कुछ और उपलब्धियां गिनाई हैं, उनको देख लेते हैं बजट में। इन्होंने बोला है कि 2014 में जो आपकी मातृ मृत्यु दर जब डिलीवरी के समय पे किसी भी माता की मौत हो जाती है तो वो उस टाइम पे 2014 में 285 थी। 2022 में ये कम करके 167 ले आए। गवर्नमेंट का है 2025 तक इसे 100 तक लाना, तो यूपी अभी भी बहुत पीछे है, केरल वगैरह में 100 के अंदर है। और ये लाख पर लाख पे मापा जाता है। शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर 2014 में 48 थी और 2020 में ये 38 आ गई, और गवर्नमेंट का है कि इसको अंडर 30 लाना है। ये पर हजार में मापा जाता है। ऑपरेशन एक त्रिनेत्र चलाया गया था, इसके तहत लाखों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे महिला सुरक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस, अभी इसका फुल फॉर्म आया था
यूपीएसएसएफ का क्या फुल फॉर्म है? तो यही था, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस। जो भी स्थान है, औद्योगिक स्थान है या इंपॉर्टेंट स्थान है, उनकी सुरक्षा यही करेगी, यूपीएसएसएफ। इसकी 6 वाहिनियों का 6 जिलों में गठन किया गया है। ठीक है। प्रदेश में टोटल एक और चीज है जो आपकी पीएसी है, महिला पीएसी। तो इसकी 3 वाहिनियां थी महिलाओं की, 5 और गठन की जा रही, टोटल 8 हो जाएंगी। ये भी ध्यान रखना। प्रदेश में इस टाइम पे 65 मेडिकल कॉलेज हैं। गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज हो। इस टाइम पे 35 राज्य सरकारों के और 30 निजी, 45 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, 14 में निर्माणाधीन है, बाकी में भी आने वाले समय में बनेंगे। अब आते हैं बजट के आंकड़ों पे कि क्या क्या प्रावधान किया गया। तो आंकड़े यहाँ पे देख लो। बजट अनुमान कितना है इस बार का बजट? इस पे आरओ में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो बजट अनुमान है 7,36,437 करोड़ का, इतने का बजट है ये। 6.7% की वृद्धि हुई। पिछली बार 690 का बजट था, 6,90,000 करोड़ का, और इस बार कितना हो गया? 7,36,437 करोड़। इसमें नई योजनाएं कितने की? 24,863 करोड़ की नई योजनाएं शामिल की गई। अब चूंकि बजट में मैंने बताया कि आय और व्यय दोनों चीजें शामिल होती हैं, तो आय गवर्नमेंट की, यूपी गवर्नमेंट की आय कहाँ कहाँ से हो रही है? खुद की आय, स्टेट जीएसटी, जो राज्य का खुद का जीएसटी है, उससे 1,56,981 करोड़। आबकारी जो कर होता है, उससे 58,307 करोड़। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क वगैरह से 35,651 करोड़। तो कई राज्यों के मामले में क्या होता है, जो केंद्र की करों में हिस्सा प्लस केंद्र का जो अनुदान होता है, उसका ज्यादा रोल रहता है, लेकिन यूपी के मामले में यूपी के कर ज्यादा होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। कुल प्राप्तियां जो यूपी की हैं, ध्यान रखना, 7,21,333 करोड़। और जो मैंने बताया था कि कुल खर्च कितना है, 736 कुछ। ठीक है। तो ये प्राप्तियां इतनी है और इतना क्या है आपका खर्च है। प्राप्तियां कम है, खर्च ज्यादा है, तो बजट घाटा आपका क्या हो जाएगा? 15,103 करोड़। ये बजट घाटा है, राजस्व राजकोषीय घाटा नहीं है, ध्यान रखना। बजट में 6.7% की वृद्धि हुई है इस बार की, ये भी ध्यान रखना। पिछले बार के बजट में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी, जब पिछले बार का बजट था 11 पॉइंट कुछ परसेंटेज की। अब आते हैं केंद्रीय करों में राज्य का अंश कितना है। सबसे पहले तो राज्य स्वयं का, राज्य का कर राजस्व कितना है? 2,70,086 करोड़। इतना राज्य स्वयं के करों से कमाने का अनुमान है, ऑलमोस्ट कमा ही लेता है। ठीक है। जो बजट होता है वो अनुमान होता है अगले एक साल के लिए। केंद्रीय करों में राज्य का अंश कितना है? तो केंद्र के जो टैक्सेस हैं उनमें राज्य का अंश कितना है? 2,18,816 करोड़। राजकोषीय घाटा कितना है? राजकोषीय घाटा मैंने बताया था कि टोटल जो उधार लेगा बजट में वो होगा राजकोषीय घाटा। तो ये कितना है? 86,530 करोड़, 3.46%। क्या होता है कि केंद्र ने यहाँ पे लिमिट लगा रखी है राज्यों के लिए कि राजकोषीय घाटा आपका 3.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये उसी के अंदर समाहित कर देते हैं। बजट घाटा बता ही दिया। आगे चलते हैं। प्रमुख योजनाएं और उनके तहत आवंटन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। वीपीओ में आने की पूर्ण संभावना है, ऐसे 2-3 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, एनएचएम जिसे बोला जाता है। तो इसके तहत क्या है? 7,350 करोड़। यूपी गवर्नमेंट ने ये सारे प्रावधान किए हैं, केंद्र के नहीं है। पीएम मातृ वंदना योजना 322 करोड़। आयुष से रिलेटेड 3 महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। तो पहला तो विश्वविद्यालय है आपका महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, कहाँ? गोरखपुर में। राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय अयोध्या में। और राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कहाँ है? वाराणसी में। आप लोगों को बताना है कि आयुष का फुल फॉर्म क्या है। बुंदेलखंड में नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा का गठन किया जाएगा, नोएडा की तर्ज पे। जैसे नोएडा बना था ना, न्यू ओखला करके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, वैसे ही बुंदेलखंड में अब बीडा बनेगा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण टैबलेट स्मार्टफोन वितरण, इसके तहत, ये सबको पता है कि टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाते हैं युवाओं को जो पढ़ रहे होते हैं, कि वो पढ़ पाए, ऑनलाइन क्लासेज ले पाए। इसके लिए 4,000 करोड़ की व्यवस्था की गई। धर्मार्थ मार्गों का विकास, जो भी धार्मिक स्थान हैं उनको जोड़ने वाले मार्गों का विकास के लिए 1,750 करोड़।
जल जीवन मिशन के तहत 22,000 करोड़, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 2024 के अंत तक इनका लक्ष्य है कि हर घर नल से जल हो। विद्युत उत्पादन जो क्षमता है, ये पैसे की बात नहीं हो रही, तो विद्युत उत्पादन कितना 39,746 मिलियन यूनिट्स 2022-23 में उत्पादन हुआ यूपी के अंदर। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 में आई थी। इसमें लक्ष्य रखा गया था कि आगामी 5 वर्ष में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाएगा यूपी के अंदर। किस चीज़ से? सौर ऊर्जा के माध्यम से। तो इम्पोर्टेंट है। ये पेड बैच की जानकारी है। अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाह रहे हो, आपको लगता है कि आपकी तैयारी में कुछ स्पीड अप होने की ज़रूरत है, तो यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी कुछ यहाँ से फ़ायदा हो जाता है। जो लोग वहाँ होंगे तो उनको पता होगा वो चीज़। यहाँ आपको सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी पंचायती राज की, सिंगल पीडीएफ आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी। इसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट। पंचायती राज पे 15 टेस्ट पहले हो चुके हैं, हर टॉपिक पे 150 से 200 क्वेश्चन, प्लस 12 बाद में हो चुके हैं। ये सारे आपको मिल जाएंगे। जब आप इनको लगा लोगे तो आपकी तैयारी 2 तरीके से पूर्ण हो जाएगी। एक तो आपने क्लास कंटेंट पूरा पढ़ लिया, 85% चीज़ें वहीं से आ गई, प्लस आपने हर टॉपिक पे इतने क्वेश्चंस लगा लिए, अब उन्हें आप बार बार रिवाइज करोगे। कंप्यूटर पे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, यूपी स्पेशल क्लासेज उस पर भी फुल टेस्ट मिल जाएंगे। टास्क लेने का चांस मिलेगा, जिससे कि आप एक्टिव रहो, प्लस सुपर ग्रुप में जाने का भी चांस मिलेगा। रेगुलर ग्रुप कॉल होती है, तो आपका जो क्वेरी है, जो भी डाउट है, वो दूर होते रहते हैं। फीस 299 है। इस नंबर पे करना है। नेम देख लेना, करण कुमार। इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप मैसेज किसी भी नंबर पे आप क्या कर सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट फी का भेज सकते हो। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। अयोध्या तथा वाराणसी, यहाँ पे मॉडल सोलर सिटी बनेगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे ही पूछा जाता है कि यूपी में मॉडल सोलर सिटी बनाने का कहाँ पे प्रावधान है या कहाँ पे बनेगी। ठीक है। अमृत 2.0, अमृत योजना आपको पता होगी, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन। ठीक है। तो इस मिशन 2.0 के तहत 4500 करोड़। महाकुंभ मेला होगा, उसके लिए 2500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना, चूंकि केंद्र की तो चल ही रही और राज्य की भी स्मार्ट सिटी योजना चल रही है, इसके तहत 400 करोड़ की व्यवस्था की गई। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2441 करोड़। हर उसको याद नहीं रखना है जो 7 से 8 आपकी खासतौर से बीपीओ वाले मैंडेटरी योजना है। मनरेगा हो गई आपकी, आजीविका मिशन हो गया, इनकी आप याद रखो। बाकी की एक दो बार पढ़ लेना कि माइंड में एक डेटा बना रहे। मनरेगा के तहत 5,060 करोड़। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 3,668 करोड़ रुपए इसका प्रावधान है। अब पंचायती राज से रिलेटेड 3-4 हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसके तहत 4,867 करोड़। बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण, इसके लिए 57 करोड़ की व्यवस्था है। पीएम मातृ नहीं, यूपी की है मातृभूमि योजना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका, आगे भी पूछे जाने के चांसेज हैं। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर यूपी के किसी भी गांव से कहीं से भी है और वो बड़ा आदमी बन गया, विदेश में रह गया, तो वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, 60% पैसा देगा, 40% गवर्नमेंट लगाएगी। जो भी वो काम करना चाह रहा है उसको पास करा के काम करा सकता है। वहाँ के शिलापट्ट पे उसका नाम, फैमिली का नाम लिख दिया जाएगा। ठीक है। फिर ग्रामीण स्टेडियम ओपन जिम बनाने के लिए 25 करोड़ की व्यवस्था की गई। कृषि में यूपी में कुल खेती योग्य भूमि कितनी है? 160.95 लाख हेक्टेयर। ठीक है। तो 160 लाख हेक्टेयर कुल भूमि है यूपी में जो खेती योग्य है। यूपी में कृषि की विकास दर 5.1% है। पीएम कुसुम योजना के तहत 449 करोड़ रुपए दिए गए इस बजट में। निजी नलकूप, जो खुद के नलकूप होते हैं, बोरिंग वगैरह होती है, तो इसमें रियायती दर पे रियायती विद्युत प्रोवाइड कराने के लिए 2400 करोड़ की व्यवस्था की गई। सबसे बड़ी चीज़ है, 3 नई योजनाएं कृषि से रिलेटेड शुरू की गई हैं। राज्य कृषि विकास योजना, यूपी एग्रीज योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से की गई है, और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन प्लस रेनगेज। इसमें क्या होगा, किसानों को, ये ब्लॉक स्तर पे बनेंगी और ग्राम स्तर पे बनेंगी, तो किसानों को वेदर से रिलेटेड जानकारी ब्लॉक स्तर पर भी मिल जाएगी एकदम सटीक।
जिससे कि खेती में बहुत फायदा होगा। इसके लिए 60 करोड़ की व्यवस्था की गई। वर्षा के लिए भी वर्षा की भविष्यवाणी होगी या कितनी वर्षा हो चुकी है, ये सारी चीजें यहाँ से जानकारी मिलेगी। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के तहत 74 करोड़। आप लोगों के लिए टास्क यही है, ये 3 योजना प्लस नंद बाबा योजना भी बहुत पूछी जा रही। 4 योजनाओं पे आप एक डेटा बना लीजिए, वो डेटा बना के आपको ग्रुप में सेंड करना है कि इनकी डिटेल होनी चाहिए इन 4 योजनाओं की। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 2023 और 24 के लिए, ये यूपी पीसीएस में और यूपी के एग्जाम में पूछ लेते हैं कि गेहूं का मूल्य इस टाइम कितना है, एमएसपी कितनी। गेहूं चावल ही ज़्यादातर पूछा जाता है, तो गेहूं कितना था, 2125 प्रति कुंतल। धान 2183 था और ग्रेड ए वाला क्या था, 20 रुपये ज़्यादा था, 2203। यूपी की डेटा सेंटर नीति है। डेटा सेंटर आप लोग समझते होंगे, बहुत बड़ा डेटा जो आप करते हो ना या देख रहे हो वीडियो यूट्यूब वगैरह पे, इसके लिए एक क्लाउड डेटा सेंटर होता है जहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है। तो ऐसे ही बड़े बड़े डेटा सेंटर के लिए यूपी नीति लेके आया। पहले नीति में था कि 3 बनवाने यूपी में, अब इन्होंने अपना एम बढ़ा के 8 कर दिया कि 8 डेटा सेंटर स्थापना का लक्ष्य है। ऑपरेशन कायाकल्प के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था की गई। राम की पैड़ी आपको पता है अयोध्या में है। दीपोत्सव यहाँ पे हर साल मनाया जाता है, इस बार भी मनाया गया। तो 22,23,000 दीप जला के गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। पर्यावरण से रिलेटेड, वर्तमान में वनावरण तथा वृक्षावरण यूपी का कितना है, 9.23%। 0.03 ही बड़ा है लास्ट में, कम से कम नहीं तो 4 साल से देख रहा हूँ। ठीक है, इनका लक्ष्य क्या है, 2030 तक 15% करना है। 9% से 15% इसको करना है। जो राष्ट्रीय वन नीति उसके तहत 33%, 1/3 भूमि पे क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। 2024 में 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है इन्होंने। 23 में भी रखा था और 36 करोड़ इन्होंने क्या है वृक्षारोपण कर भी दिए थे। ये सारा ऑथेंटिक डेटा है जो आपका बजट भाषण है उससे दिया जा रहा है, तो इसमें कहीं पे कोई भी गड़बड़ी नहीं है। कुकरेल, लखनऊ के पास ये जगह है कुकरेल, यहाँ पे नाइट सफारी पार्क बनाया जाएगा। 50 करोड़ का प्रावधान इसके लिए है। कन्या सुमंगला योजना 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पहले इसमें 15,000 रुपये दिए जाते थे। अभी एक बार देख लेना, मैच कर लेना, क्योंकि बजट भाषण में तो कहीं मुझे नहीं दिखा। हो सकता है बाद में ये प्रावधान किया हो कि इसके तहत 25,000 करोड़ नहीं 25,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, पहले 15,000 रुपये दिए जाते थे कन्या सुमंगला के तहत 6 चरणों में। अब ये हो गया कि 6 चरणों में 25,000 दिए जाएंगे। एक बार इसको वेरीफाई जरूर करना। ठीक है, केंद्रीय बजट के कुछ अंश और देख लो। केंद्रीय बजट जो है इस बार पेश हुआ, चूंकि इस बार अंतरिम बजट क्या होता है, अंतरिम बजट, वैसे तो बजट आपका क्या होता है, 1 साल के लिए होता है। बजट कब पेश किया गया आपका, 1 फरवरी को केंद्र में। अब ये चुनाव कब होने हैं आपके, अप्रैल और मई में। मई लास्ट तक सरकार बन जानी। सपोज करो इन्होंने साल भर का बजट पास कर दिया और सत्ता बदल गई, तो क्या बोलोगे, ये बजट मानेंगे? इसीलिए सरकार क्या है, अंतरिम बजट पेश करती है। बजट की तरह ही होता है, 112 के तहत ही इसे पेश किया जाता है। सब कुछ बजट की तरह कर सकते हो, इसमें कर में बदलाव कर सकते हो, हर एक चीज अलाउ होती है, लेकिन कहलाता क्या है, अंतरिम बजट। केंद्र ने वही पेश किया। ठीक है, अंतरिम बजट अनुच्छेद 112, आम चुनाव से पूर्व कर व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है। तो आम चुनाव से पूर्व ये पेश किया जाता है और कर व्यवस्था में बदलाव के लिए दिया जाता है। एक और होता है बजट का प्रकार जिसे बोला जाता है लेखानुदान। होता क्या है कि बजट आपका अगला वाला लागू होगा अप्रैल से, लेकिन बजट कब से चल रहा है आपका, फरवरी। तो फरवरी और मार्च में इन 2 महीने का खर्च कैसे निकलेगा? भारत की संचित निधि से बिना आप धन विधेयक पास किए हुए या संसद से अगर पास ना हो तो 1 रुपये नहीं निकाल सकते हो। बजट एक प्रकार से क्या है, धन विधेयक है, बजट के माध्यम से रुपये निकलता है। अब चूंकि इन 2 महीनों का खर्च चलाना है, तो ये खर्च चलाने के लिए क्या होता है, जो बजट का आपका होता है, ठीक है, तो बजट का जो साल भर का एक एस्टीमेट होता है, उसका 1/6 पोर्शन आप लेखानुदान के रूप में संसद के सामने रखते हो। कुछ आपको डिटेल नहीं रखनी होती है कि किस में क्या है, एस्टीमेट टोटल रखते हो, संसद के सामने रख देते हो। 1/6 संसद इसको पास कर देती है, तो 1/6 भाग आप निकाल सकते हो पहले ही। ठीक है, और ये 2 माह के खर्च के लिए होता है, इसे ही बोला जाता है लेखानुदान। ये अनुच्छेद 116 के तहत बजट स्वीकृत होने तक सीमित अवधि हेतु व्यय की पूर्ति करने के लिए होता है। 1/6 भाग आप निकाल सकते हो 2 माह के लिए।
इससे क्या होता है, इसमें आप कर व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। कर जो टैक्स पहले से जो लग रहे हैं जितने वही लगेंगे। 2017 तक आपका रेल बजट और आम बजट अलग अलग पारित होते थे, अब इस सरकार ने मर्ज कर दिए। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं हो सकता है, दैट मीन्स बजट पर मतदान नहीं हो सकता है। करारोपण वाला धन विधेयक, जो टैक्सेशन लगाते हो, वो धन विधेयक भी पेश नहीं कर सकते। ये दो चीजें तभी पेश कर सकते हो जब राष्ट्रपति की क्या है, सिफारिश हो, पूर्वानुमति हो। इस बार के जो केंद्रीय बजट है, अंतरिम बजट है, उसमें एक चीज इंटरेस्टिंग लगी, वो मैंने आपको आंकड़ा दे दिया। बाकी आंकड़े यहाँ पे जरूरी नहीं है क्योंकि ये अंतरिम है। कि पूंजीगत व्यय जो है वो 111 करोड़ किया गया, उसमें 11.1% की वृद्धि की गई। तो आंकड़ों से खेला गया, आपको भी याद रखना है। 571 है आपके, 11 11 111, ठीक है। और 11.1%। पूंजीगत में बता चुका हूं, या तो संपत्ति आपकी बढ़े या देनदारी क्या हो, आपकी कम हो, इसे ही क्या बोला जाता है, पूंजीगत व्यय। राजकोषीय घाटा 5.1% का लक्ष्य रखा गया। आपको पता हो एक एक्ट है FRBM 2003 का है शायद, ठीक है। इसमें क्या है, FRBM एक्ट बोलता है कि इन्होंने एक प्रावधान रखा था कि 2010 तक आपको क्या करना है, राजकोषीय घाटा 3% से नीचे लाना है और राजस्व घाटा शून्य करना है। क्योंकि गवर्नमेंट 3% तक बहुत टाइम तक एक चला भी है, केंद्र की बात हो रही है। कोविड काल में ये 9.1% तक पहुंच गया था, अब धीमे धीमे ये कम कर रहे हैं। इस बार का क्या रखा है, 5.1 का। अगले साल का इन्होंने लक्ष्य रखा है 4.5% हो जाए राजकोषीय घाटा। कुल व्यय इस बार गवर्नमेंट का एस्टिमेशन है 47.66 लाख करोड़ का। राजस्व घाटा इन्होंने 2% रखा है। मनरेगा के लिए अब केंद्र ने क्या क्या प्रावधान किया, कुछ योजनाओं के लिख लीजिए। मनरेगा के लिए 86,000 करोड़, आयुष्मान भारत के लिए 7500 करोड़, रक्षा क्षेत्र में 6.2 लाख करोड़ का व्यय होगा और रेलवे के लिए 2.55 करोड़, ठीक है। 2.8 करोड़ की व्यवस्था इन्होंने हाईवेज के लिए की है, नितिन गडकरी का जो मंत्रालय है। तो इस तरीके से एक केंद्रीय बजट की बात होगी। पेड बैच की जानकारी आप लोगों को दी जा चुकी है। बाकी अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये क्लासेज आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आप आगे भी जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, बिल्कुल शेयर करते रहिए, क्योंकि इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।